भी नहीं, मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, लेकिन हमारे मीडिया के साथियों ने, कुछ लोगों ने साजिश करके मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया। पीड़िता और उसकी मां दिल्ली के इंडिया गेट के सामने प्रदर्शन करने के लिए पहुंचती हैं, सरकार से गुहार लगाने के लिए पहुंचती है, लेकिन वहां से उनको जबरदस्ती उठा करके गाड़ी में डाला जाता है। और उसके बाद क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। बात 2017 की है। एक नाबालिग के साथ लगातार 1 महीने तक रेप होता है और ये नीचता पूर्ण करते करने वाला था कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि उन्नाव का एक्स एमएलए है। ये कोई एकाध बार होने वाली घटना नहीं थी, जानबूझकर लगातार बार बार किया गया जघन्य अपराध था। लेकिन कहानी की सबसे अहम बात है कि पीड़िता चुप नहीं बैठी, उसने दर दर भटककर न्याय के लिए मांग करी। पुलिस के पास गई, थाने में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, अधिकारियों से गुहार लगाई कि उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय मिले। लेकिन अफसोस, किसी ने उसकी नहीं सुनी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, लगभग 1 साल से ज्यादा समय निकल गया। न तो एफआईआर दर्ज हुई, न आरोपी पर कोई ठोस कार्यवाही हुई, और न ही कानून ने यह महसूस करवाया कि कानून उसके साथ खड़ा है। अभी समझना जरूरी है कि यह केवल पुलिस की लापरवाही नहीं थी, बल्कि ताकत, राजनीति और दबाव का असर था। जब इतना समय निकल चुका था और हर शिकायत बेअसर साबित हो रही थी, तो अप्रैल 2018 के अंदर ये नाबालिग एक और कदम उठाने पर मजबूर हो गई, जो किसी भी समाज के लिए शर्मनाक होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास के सामने पहुंची और आत्मदाह करने की कोशिश की। खुद पर पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगाने का प्रयास किया गया। शायद उस पीड़िता को लगा कि अब ये एकमात्र रास्ता है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। इस घटना के बाद ये मामला देश भर में चर्चा में आया, लोगों ने इस पर बात करना शुरू किया, मीडिया ने भी इस पर आवाज उठाई। कि जब उसने वहां पर धमकी दी तब जाकर तो एफआईआर आपकी यूपी पुलिस ने किया, उसके बाद भी आरोपी को नहीं पकड़ा, जाके उसके पिता को पकड़ लिया, जेल में उसको मार दिया, कस्टडी में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद से क्या परिस्थिति बनी और लोगों को पता चला कि आखिर उन्नाव में चल क्या रहा है। और यहाँ से खेल शुरू होता है उस नाबालिग को डराने का, धमकाने का, दबाने का और पूरी तरह से तोड़ने का। कहा जाता है कि इसी बीच लड़की के पिता को भी निशाना बनाया गया। पुलिस ने उसके पिता को ही अरेस्ट कर लिया गया और न्यूज तो यहाँ तक है कि कस्टडी में उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अब जरा रुककर सोचिए कि वो जो लड़की रेप की पीड़िता है, उसको न्याय दिलाने की जगह उसके पिता की हत्या करना, आत्मदाह करने की कोशिश की तो भी न्याय नहीं मिलना। शायद ये वो पल था जब सब लोग टूट जाते हैं और चुप हो जाते हैं। देखते ही देखते जुलाई 2019 आ जाता है और कहानी खत्म नहीं होती। ये वो वक्त था जब इस केस की लगातार सुनवाई न्यायालय के अंदर शुरू होने वाली थी और लग रहा था कि शायद पहली बार अब अदालत में सच्चाई सामने आएगी, पीड़िता को न्याय मिलेगा। इसी दौरान लड़की अपनी गाड़ी से यात्रा कर रही होती है, साथ में वकील होता है और 2 महिलाएं और भी साथ होती हैं जो उसी की रिश्तेदारी में होती हैं। तभी अचानक तेज रफ्तार से आता हुआ एक ट्रक कार को टक्कर मार देता है। फिल्मी स्टाइल के अंदर पीड़िता को चुप करवाने की कोशिश की गई। ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी, हालांकि पीड़िता बुरी तरह से घायल हो गई, बच गई। वकील को भी खूब चोटें आई, लेकिन उसके परिवार की जो रिश्तेदार 2 महिलाएं थी, उन दोनों की मौत हो गई। बाद में आकर के सीबीआई ने साफ किया कि एक सोची समझी प्लान्ड तरीके से पीड़िता को चुप करवाने की साजिश थी, और या फिर यूं कहें कि पीड़िता को जान से ही मार देना था ताकि बाद में आवाज उठाने वाला कोई बचेगा ही नहीं। ये तो बदकिस्मती थी एमएलए साहब की कि पीड़िता बच गई। अगर सारी कहानी को आप जोड़कर देखेंगे, पहले लड़की के साथ रेप होना, फिर उसकी शिकायतों को अनसुना किया जाना, फिर उसके पिता को जेल में मार देना, और फिर उसके बाद ट्रक के द्वारा जानलेवा हमला पीड़िता पर भी करना और उसी के परिवार की 2 लोगों की मौत हो जाना, ये सब देख करके अदालत को भी समझ में आ गया था कि ये केवल एक स्टेट का या किसी एक पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र का मामला नहीं रह गया है। आरोपी कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा मिलती है, लेकिन लगभग 7 साल 5 महीने बाद ये मामला फिर से चर्चा में आ जाता है। दरअसल कहानी का एक हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको समझना चाहिए। भारत के अंदर पोक्सो एक्ट लाया गया था और इसका कारण था कि बहुत सारे इस तरह के जघन्य अपराध सामने आ रहे थे कि नाबालिग बच्चियों के साथ रेप लोग कर रहे थे, और ये एक्ट पहले से यूएस जैसे देशों में, यूरोपियन देशों के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से लागू किया जा चुका था। तो भारत सरकार को भी लगा कि क्यों ना भारत के अंदर भी एक ऐसा नियम होना चाहिए। इसका सीधा सीधा पर्पस था कि कोई भी अगर इस तरह का जघन्य अपराध करने का प्रयास करता है तो पूरी ताकत से कानून की गाज उस पर गिरेगी। अब इस कानून के अंदर 2 तरह के प्रावधान हैं जिनको आपको ध्यान से समझना होगा। पहला प्रावधान कहता है कि अगर कोई भी आरोपी नाबालिग के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करता है तो उसको कम से कम 7 साल की जेल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद तक हो सकती है, पर मिनिमम 7 साल की कैद तो होगी ही होगी। लेकिन इसी पोक्सो एक्ट के अंदर एक और प्रावधान है कि अगर ये अपराध करने वाला कोई पब्लिक सर्वेंट है या फिर हॉस्पिटल के अंदर कोई डॉक्टर है या फिर कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है
कि जिसके पास पावर है और वो अपनी ताकत की नोक पर इस तरह का एक्ट कर सकता है, यानी सीधा सीधा अगर उसने अपने पद का ओहदे का फायदा उठाया हो तो यही अपराध गंभीर श्रेणी के अपराध में बदल जाता है और इसमें न्यूनतम सजा का प्रावधान 20 साल है और फिर बढ़ा करके इसको उम्र कैद तक किया जा सकता है अपराध की श्रेणी देखकर। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब सीधा ये मामला पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आया और निचली अदालत ने दिसंबर 2019 के अंदर निर्णय दिया। अदालत ये मानती थी कि पीड़िता नाबालिग थी, अपराध बार बार हुआ, आरोपी एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति था और उसकी राजनीतिक पकड़ और रुतबा भी था और इसीलिए डिसीजन दिया गया था उम्र कैद का। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, 2025 के अंदर दोबारा से उसकी व्याख्या बदल दी जाती है। साल 2025 में मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने पहुंचता है। इस बार कोर्ट ये नहीं कहती कि अपराध नहीं हुआ था, ये भी नहीं कहती है कि वो लड़की नाबालिग नहीं थी, लेकिन ये कहती है कि मामला पब्लिक सर्वेंट के केसेस में कैसे डाला जा सकता है। लेकिन कोर्ट का कहना था कि अपराधी 7 साल 5 महीने की सजा तो भुगत ही चुका है और इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है, तो इसलिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस के साथ में इसको जमानत दी जा सकती है। अब आप देखिए कोर्ट ने किस तरह से मामले को पूरी तरह बदल दिया है। भाई सीधा सीधा है कि 7 साल मिनिमम सजा होनी थी, वो हो चुकी है, अब इसके बाद छोड़ सकते हैं, क्या दिक्कत है। कहने का मतलब मामले की जो कैटेगरी है वो बदलने का पूरा प्रयास हुआ, लेकिन शायद अदालत ये भूल गई कि यूपी के अंदर एक एमएलए की कितनी धाक होती है, कितना रुतबा होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो उन्नाव के अंदर जाकर के आप पता कर लीजिए कि ये लोग चाहे पावर में हो या पावर में नहीं हो, फिर भी किस तरह का रुतबा इनका वहां पे है। तो फिर क्यों न माना जाए कि ये काम पब्लिक सर्वेंट ने किया है, क्यों न माना जाए कि रुतबे और ताकत के जोर पर यह काम किया गया है। और फिर यहीं से मामला पूरी तरह से फैल जाता है और लोग सरकार से सीधे सवाल पूछते हैं। अब सरकार से सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, तो इसका सीधा बड़ा कारण है कि ये जो आरोपी है वो उसी पार्टी से है जो आज सत्ता में है। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्यवाही हो, इन लोगों को कोर्ट बिल्कुल भी बरी न करे। दरअसल चुनावी कैंपेन के दौरान मोदी के 2 बड़े नारे थे कि एक तो न खाऊंगा न खाने दूंगा, जो कि सच में मजाक बनकर रह गया है, भ्रष्टाचार आज चरम पर है, और दूसरा नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया। अब तो लगता है कि बेटी बचाओ का मतलब ये एक वार्निंग थी। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय ये बता रहे थे कि बेटियों को बचा लो अगर तुमसे हो सकता है, क्योंकि अदरवाइज हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे नेता आ रहे हैं जो कि शायद तुम्हारे घर की बेटियों को नहीं छोड़ेंगे। खैर प्रधानमंत्री ने तो पहले ही चेता दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अभी भी प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो वो बड़े बड़े वादे उस समय करते थे, जिस तरह की बातें वो करते थे, आज उनको साबित करके दिखाएं। आखिर ये सब करके आप इस सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पॉलिटिकल पावर है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी आपका, चाहे कोर्ट की बात हो चाहे सरकार की बात हो, आपका बाल बाका नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से अगर आप करेंगे, अपराधियों के मंसूबे और बढ़ते चले जाएंगे। क्या इस तरह से अपराध कम होंगे? इस सब के बाद पीड़िता और उसकी मां दिल्ली के इंडिया गेट के सामने प्रदर्शन करने के लिए पहुंचती है, सरकार से गुहार लगाने के लिए पहुंचती है, लेकिन वहां से उनको जबरदस्ती उठा करके गाड़ी में डाला जाता है। और उसके बाद क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। इस पर एक मंत्री राजभर से सवाल पूछा गया तो वो ही करके हंसते हुए नजर आए। उन्नाव है, उन्नाव शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मान लिया कि निकम्मे लोग ना पढ़े लिखे हैं, ना इनको ये पता है कि ये कैमरे के सामने बात कर रहे हैं। मैं तो ये सोचता हूं कि जब कैमरा चालू नहीं होता होगा तब ये किस तरह की हरकतें करते होंगे। लेकिन फिर भी ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर बात करते हुए इनको ध्यान तो रखना चाहिए। और अगर इनसे ये पद नहीं संभाले जाते, निकम्मे लोग हैं, तो फिर छोड़ दीजिए, इन कुर्सियों पर बैठने का क्या अधिकार है इनको। ये इस तरह की जो हंसी ठठोली है, ही करके, ये साफ साफ क्लियर मैसेज देती है कि ऐसे लोगों के लिए देश में जगह है और इनका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। पहले अपराध होता है, फिर लंबी कानूनी प्रक्रिया, फिर जमानत होती है और धीरे धीरे मामला ठंडा हो जाता है। और शायद हम लोगों को भी आज इन सब चीजों की आदत पड़ चुकी है। कई मामलों के अंदर लगातार दोषियों को लंबी लंबी छुट्टियां मिलती रहती हैं। दूसरी ओर ऐसे भी काफी सारे लोग हैं जिनका मामला काफी सालों से है लेकिन उनके ऊपर मुकदमा शुरू नहीं हुआ। चाहे आप हाथरस कांड को देखिए, चाहे पाखंडी राम रहीम को देख लीजिए, चाहे पाखंडी आसाराम को देखिए, सभी केसों के अंदर यही तो हो रहा है। आसाराम भी पेरोल पे बाहर आ जाता है। तो फिर किस बात की कानून व्यवस्था है? क्या ये कानून सिर्फ गरीब और दबे कुचले लोगों के ऊपर लगाने के लिए है? क्या शक्तिशाली लोगों का ये कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता है? तो अगर आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इस डेट की बात करूं, तो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई ने इसके अंदर हस्तक्षेप किया, कई सारे महिला ग्रुप्स ने भी हस्तक्षेप किया, और इन सब को लेकर के और काफी सारे हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। और इसकी बड़ी वजह यह भी है कि पीड़िता के पिता कि मर्डर का भी मामला
उस सेंगर के ऊपर अभी चल रहा है। लेकिन फिर भी आरोपी बार बार प्रयास कर रहा है जेल से बाहर निकलने के, और ये सिस्टम शायद उसको रोकने में नाकाम है। सवाल है कि इतने गंभीर केस के अंदर आरोपी के बाहर निकलने तक की स्थितियां बन कैसे जाती हैं। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पूरी तरह से समझ में नहीं आई थी तो मैंने एक एक पॉइंट इसका आपको समझा दिया है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, मेरी आवाज को और मजबूत करेंगे कि नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।